नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसको हम कहलाते हैं निकुंज की नज़र। और हर हफ्ते बाजार की दशा और दिशा कैसी रही है, ओवरऑल हफ्ता कैसा रहा है, आने वाले हफ्ते और दिनों में बाजार किस तरह से अपनी चाल आगे बढ़ा सकता है, इसी तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। और हमारे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ते हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका निकुंज की नज़र में। और थोड़े अंतराल के बाद भले ही हम मिल रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ, लेकिन ज्ञान और बाजार की चाल को लेकर समझ का एक बार फिर से हम दमदार वादा करते हैं। और इसी वादे पर आगे बढ़ते हुए बाजार की जो फिलहाल की चाल है उस पर मैं बात करने से पहले, मार्च हमने देखा उतार चढ़ाव, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा था और अब जैसे ही शुरुआत हुई है अब मई की, जो अंदेशा लग रहा है या दिखाई दे रहा है, बहुत उतार चढ़ाव भरा माहौल है बाजार में। क्या आपको फैक्टर्स फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए कविता जी, मेरे हिसाब से मार्केट ने जो मार्च में गिरावट हुई थी वो सरप्राइजिंग नहीं थी। इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। बल्कि मार्च में जो गिरावट आई काफ़ी एंटिसिपेटेड गिरावट आई थी। सबका यह मानना था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में एक करेक्शन ओवरड्यू था। तो मार्च जब करेक्शन आया किसी को अच्छा नहीं लगा, मगर जो करेक्शन आने की संभावना थी वह काफ़ी ज़्यादा थी मार्च में। फिर लोगों का ये व्यू था एक बार मार्केट जब नीचे गिर गया है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा आएगा। वही हुआ। तो फॉल के बाद लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस चालू करा। मगर अप्रैल एंड में सेकेंड हाफ के अंदर हमने देखा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वापस उछाल आया। बिल्कुल। और गिरावट भी जितनी हम सोच रहे थे मिड और स्मॉल कैप में उतनी शायद नहीं थी, या हमें उम्मीद थी कि और गहरी गिरावट आ जाएगी। लग रहा था या तो गिरावट आएगी या नीचे ये सेटल हो जाएंगे विद अ डाउनवर्ड बायस। एक कंसेंसस व्यू था। मैं एक सोशल गैदरिंग पे गया था और वहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, 8 में से 10 नहीं 10 में से 10 सबका मानना था कि मार्केट ट्रेडिंग टॉप बना चुका है, वो नीचे आता रहेगा। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में मार्जिन की सेफ्टी नहीं है, उनसे दूर रहें, बड़ा दाव ना लगाएं। मगर हुआ क्या, मार्केट के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मार्केट में मार्च और अप्रैल में क्या डिफरेंस हुआ है, मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई बट सेंटिमेंट इज नॉट एट एन ऑल टाइम हाई। मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। कैसे समझेंगे? सेंटिमेंट का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेशन आपका कैसा है। तो मार्च के अंदर ओपन इंटरेस्ट क्या था, मार्च के अंदर मार्जिन कमिटमेंट्स क्या थी, एफएनओ की पोजीशंस क्या थी, आईपीओ कितने आ रहे थे, इन जनरल मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा थी, डिलीवरी वॉल्यूम्स कम थी, तो आप डे ट्रेड कर रहे थे। तो आज मार्केट के लेवल्स तो वापस आ चुके हैं। 75,000 सेंसेक्स पर ऑल टाइम हाई बनाए, निफ्टी के अभी ऑल टाइम हाई, स्मॉल एंड मिड कैप में ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई जब होता है गूंज होती है इसकी, काफ़ी एक माहौल क्रिएट होता है। और जब ऑल टाइम हाई होता है तो मार्केट के अंदर सब जगह हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन होता है। इस समय पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। कमिटमेंट लेवल्स की बात मैं कर रहा हूँ। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, आप टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, आप स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक से डिलीवरी वॉल्यूम देखिए, तो जो पार्टिसिपेशन है वह नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? इसका प्रमुख कारण था कि मार्केट जब गिरा सबको लगा कि मार्केट ख़त्म है, वेट करिए। सब बड़े फंड मैनेजर्स भी आपके शो पर आके बोलते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, जो हम आर्ग्यू कर सकते हैं, मगर मार्केट कोई टेम्पलेट में नहीं चलता है। मार्केट की एक चाल होती है, एक राह होती है, और किसी भी कक्षा में नहीं लिखा है कि ये मार्केट का टॉप 20 के पी पर होगा, 25 के पी होगा, 50 के पी होगा, आप नहीं बता सकते। मार्केट का नेचर होता है। मार्केट जब नीचे गिरता है आप नहीं बता सकते मार्केट का बॉटम क्या होता है। हम अंदेशा लगाते हैं, हम शेयर मार्केट के अंदर पुरानी कड़ियों को देख करके प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर और पास्ट अलग अलग है। जब सर्कमस्टांसेस अलग अलग है तो मार्केट का रिएक्शन अलग अलग होगा। लोगों ने सोचा कि पिछली बार जब मार्केट इस लेवल पर आया था, गिरा था तो और गिरेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। अब ऑल टाइम हाई पर जब मार्केट आया, पार्टिसिपेशन नहीं है और मार्केट के अंदर फोमो आ रहा है। शेयर बाजार में हम कहते हैं जी आपने भले पैसा नहीं बनाया, मगर जब पड़ोसी ने पैसा बना लिया तो आपको बड़ा दुख होता है। उसे हम फोमो कहते हैं। उसे हम कह सकते हैं लेफ्ट आउट सिंड्रोम। उसे हम कह सकते हैं कि भाई मुझे भी अब लेफ्ट आउट फीलिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट आउट फीलिंग की वजह से पिछले 10-12 दिन के अंदर मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आया है वह फिर उन स्टॉक्स में आ रहा है जो कि हम कहते हैं कि लेट रैली स्टॉक्स होते हैं। वो लेट रैली स्टॉक्स चलने लगे हैं। ओके। तो लेकिन
ऊपरी स्तर पे भले ही बाजार नया उच्चतम स्तर बना रहा है, वहाँ पे टिक नहीं पा रहा है। तो आप कह रहे हैं सेंटिमेंट्स भी नहीं है और सिलेक्टेड स्टॉक स्पेसिफिक रैली बाजार में दिखाई दे रही है, जो लेट चलने वाले स्टॉक्स हैं जो आपने समझाए। ऐसा क्या है कि ऊपरी स्तर पे बाजार टिक नहीं पा रहा है और क्यों लेट चलने वाले स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है? एफआई की सेलिंग जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, हाँ। अप्रैल क्या के इसका अंदर दबाव फिर लार्ज कैप से पड़ेगा ज्यादा? अगर शायद यही दिख रहा है, क्योंकि आप 15 अप्रैल के बाद देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर कोई बड़ी उछाल नहीं आई। दे आर नॉट गोइंग अप इन अ हरी, दे आर जस्ट ग्रेजुअली गोइंग हायर। एक समाधान होता है कि लार्ज कैप स्टॉक खूब जोर से उछाल मारते हैं, तो ये लंबा उछाल इस समय नहीं मार रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ना ज़्यादा गिर रहे हैं। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये हो रही है कि मार्केट के अंदर आप मई की बात करें तो जो 3-4 कंसर्न्स थी वो नहीं है अभी। अप्रैल में आपकी कंसर्न थी कि भाई जियोपॉलिटिक्स क्या होगा, मिडल ईस्ट में वापस खतरे के बादल आ रहे थे। फिर फेड क्या करेगा, फेड ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि मार्केट में गड़बड़ हो। फिर सबको लग रहा था एफआई बेचता रहेगा। पिछले 2-3 दिन के जो आंकड़े आए हैं उनसे लग रहा है कि एफआई बेच रहा है, मगर ऐसा ज़बरदस्त नहीं बेच रहा है। 2-3 दिन के बाय के फिगर थे। 14 अर्निंग सीजन थोड़ा उम्मीद से कम रहेगा, ऐसा नहीं है, अर्निंग सीजन अच्छा है, और जीएसटी कलेक्शंस। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट के 4-5 मूविंग पार्ट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, टेक्निकल मोमेंटम, लिक्विडिटी और ग्लोबल सेंटिमेंट, वो पॉजिटिव हो गए। फिर एक इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन से पहले मार्केट हमेशा रैली करता है। इलेक्शन के बाद क्या होगा हम बाद में बात कभी करेंगे, मगर अभी तो मार्केट इलेक्शन के पहले रैली के मोड में है। और शायद वही फैक्टर है कि मई के अंदर अनटिल एंड अनलेस समथिंग रियली चेंजेस ग्लोबली और एफआई की बहुत बड़ी कोई किसी भी कारणवश सेलिंग आ जाए, तो मार्केट का जो नीचे का रुख है वह मई में या इन द रन अप टू द इलेक्शन मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो इलेक्शन का माहौल बनेगा वो चौथे या 5वें फेज के बाद ही बनेगा। जो स्पेकुलेशन चालू हो जाएगी, जो कंसिडरेशन चालू हो जाएंगी, नतीजों के हाँ, तो वो मुझे लगता है कि आप उस बात से अभी करीब 1.5-2 हफ्ता दूर हो। तो 1.5-2 हफ्ता शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी समस्या है। मिड कैप स्मॉल कैप में थकान आखिर फिर क्यों दिखाई नहीं दे रही है? देखिए उनके अंदर काफ़ी बड़ा सेक्टरल रोटेशन हो रहा है। अब अगर आप देखिए तो अप्रैल मार्च में जो मिड कैप्स थे और अभी जो मिड कैप्स हैं, इनके अंदर एक नए मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट करा है। नए नाम आ रहे हैं, नई कंपनी आ रही है। वही टिपिकल एक सेक्टोरल, देखिए इंडेक्स होता है जो होता है ना, उसके अंदर काफ़ी स्टॉक्स होते हैं। उसकी वजह से इंडेक्स में कभी निफ्टी में कभी रिलायंस चल गया तो कभी HDFC बैंक चलता है, कभी दोनों नहीं चलते, तो वो एक इंडेक्स से डिराइव्ड वैल्यू। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। जैसे पावर स्टॉक्स अब इतनी तेज़ी से वापस नहीं आए, मगर आप देखें फार्मा स्टॉक्स अब तेज़ी से वापस आ चुके हैं, ईवी के स्टॉक तेज़ी से वापस आ चुके हैं, रियल एस्टेट वापस आ चुके हैं, सब सेक्टर्स वापस नहीं आए। शायद ये डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि मार्केट के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर के थकान नहीं है। दूसरा, नतीजे खराब नहीं हैं। चौथा, इकोनॉमी खराब नहीं है। पांचवा, इकोनॉमी का रुख अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस समय जो इंडिया में जो डोमेस्टिक पैसा आ रहा है, रिटेल हो, एफआई हो, रिटेल हो या फिर HNI हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, इतना ज़बरदस्त है कि आप इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी को फाइट नहीं कर सकते। जी जी। तो जो अक्सर हम इस थ्योरी पर बात करते आए हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है फेज वाइज चलते हैं, इनमें एक दौर आता है तेज़ी का, एक दौर आता है गिरावट का, लेकिन लार्ज कैप्स में हम स्टोरी बदलती हुई देखेंगे, इसमें चाल ऊपर जाती हुई देखेंगे। क्या आपको लगता है इस कहानी में अब तब्दीली आएगी? क्या जिस रनअप की हम बात कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में खासतौर से, ये थोड़ा सा उम्मीद से ज़्यादा चलने का ज़्यादा आशंका है, और लार्ज कैप में क्योंकि हम खरीदारी और ऊपर वैल्यूएशंस जाने की बात कर रहे हैं, उनमें शायद थोड़ी सी देर के बाद ये कंफर्टेबल वैल्यूएशंस आए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस आए? देखिए मुझे लगता है कि अब आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण दे देता हूँ। मार्केट कैप क्या क्राइटेरिया पे मत जाए। जस्ट बिकॉज द कंपनी इज लार्ज कैप डज नॉट मीन इट इज बिग और बेटर। जस्ट बिकॉज द कंपनी स्मॉल डज नॉट मीन इट डज नॉट हैव राइट टू ग्रो। हो सकता है अभी बिजनेस एक आज से 1-1.5 साल पहले जोमेटो की जो मार्केट कैप थी वो 5 बिलियन थी, आज 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो 1 साल सवा साल पहले जोमेटो की जो मार्केट कैप थी वो मिड कैप या सेमी मिड कैप बोल सकते हैं उसको, मगर आज वो लार्ज कैप कैटेगरी में आ गया है क्योंकि कंपनी ने अच्छा करा। उसी प्रकार से अगर आप देखें मार्केट के अंदर PSU स्टॉक जो एक ज़माने में लार्ज कैप होते थे, 10 साल की गिरावट के बाद वह सब मिड कैप हो गए थे। तो ये क्राइटेरिया मेरे हिसाब से अब नहीं चलेगा, बिकॉज एक समय आता है जहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको मार्केट कैप के बेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक समय आता है जहाँ पर आपको सेक्टर के अंदर ट्रेंड्स मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो बैंकिंग के अंदर कोटक के अंदर समस्या दिख रही है और ICICI बैंक में कुछ समस्या नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप IT में TCS के नंबर ठीक ठाक थे, मगर इन्फोसिस और विप्रो ने प्रॉफिट वार्निंग एक प्रकार की इंडिकेटिव दी है, ग्रोथ उन्होंने अपनी कम करी है। टेक महिंद्रा ने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी है।
पर आईटी पूरा का पूरा फ्रैगमेंटेड है, हालांकि सबका बिजनेस मॉडल वही है। आप देखें तो मैं नतीजे देख रहा था तो नेस्ले के नतीजे अच्छे हैं, एचयूएल के नतीजे ख़राब थे। आप देखें बैंक्स के अंदर, बैंक्स की हम बात कर चुके हैं, मगर आप देखें पीएसयूज़ के अंदर नतीजे ऊपर नीचे हैं। तो ये मार्केट इस समय ऐसा हो चुका है कि इस समय आपको ऐसी कंपनियों पर नज़र देखना चाहिए जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रोथ और प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक मैं टर्म आपको बताता हूँ जो मैंने सीखा है तो मैं शेयर करता हूँ, ईएमआई। नया टर्म नहीं है मेरे हिसाब से। आपके पोर्टफोलियो को ईएमआई बनाना चाहिए। आप बोलेंगे जी पोर्टफोलियो को ईएमआई कैसे बना सकते हैं? ई इज़ फॉर एनर्जी, एम इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आई इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, एनर्जी पूरा कैटेगरी है। एनर्जी में एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर टू थर्मल टू सोलर, या फिर आप पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो पूरा का पूरा थीम है। अब उस एनर्जी थीम के अंदर आप वायर कंपनी देख सकते हैं, आप खंबे वाली कंपनी देख सकते हैं जिनके अंदर, या फिर ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, जो आपकी समझ है वो पूरा थीम है। अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एप्पल आईफोन बनाने लगा है, हम देख रहे हैं सैमसंग फ़ोन बनाने लगा है, थर्मैक्स से मैं बातें करता हूँ होने लगा है। तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रेनेसां आ चुका है। उसके अंदर ऑटो कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, ईएमएस भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, पूरा थीम है वो। और आई इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जी? अब आप देखिए, मैं जो अभी कोई बता रहा था कि मैं भी अहमदाबाद गया था ईटी नागो के शूट के लिए, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अहमदाबाद आफ्टर 15 ईयर्स। किस प्रकार से वहाँ पर किस आधुनिकता से वहाँ पर हाईवेज बन गए। हमारे होटल से हम अमूल की जो जर्नी में गए थे आनंद, अहमदाबाद से आनंद, वो करीब 1.5 घंटे का रास्ता था। इतनी बढ़िया रोड्स थी वहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि एकदम आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की रोड्स में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवेज़ में बड़ा केपिक्स है, डिफेंस में बड़ा केपिक्स है, उसी प्रकार से आपका शिपिंग में बड़ा केपिक्स है। तो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगले 4 से 5 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो को जो हार्ट बोलते हैं वो मेरे हिसाब से ईएमआई होना चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बदलते भारत की तरक्की की तस्वीर है इस पूरे थीम में जो आपने बताई है। अब एक एक करके बाकी सेक्टर्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में पीएसयू की बात की है, न सिर्फ बैंकिंग बट ये पूरा पीएसयू क्षेत्र अब आपको कैसे लगता है? बहुत ही स्पेसिफिक है ये। देखिए, एक समय आया था जब पीएसयूज आपने लिया, आपने पैसा बनाया। हाँ बिल्कुल, इट डिडंट मैटर आपने आगे पीएसयू होना चाहिए, पीछे या पीएसयू होना चाहिए, वो स्टॉक ऊपर गए। मगर अब पीएसयू के अंदर डिफ्रेंसिएशन हो गया, इसलिए हो गया बिकॉज मेटल पीएसयूज आर डिफरेंट, बैंक पीएसयूज आर डिफरेंट, डिफेंस पीएसयूज आर डिफरेंट, रेलवे पीएसयूज आर डिफरेंट। तो इसके अंदर आपको बड़ा ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मगर इन जनरल जब इकॉनमी दमदार होती है तो पीएसयूज हमेशा अच्छी कगार पे चलते हैं। बिल्कुल। जब इकॉनमी ढीली होती है तो सरकार खर्चा कम करेगी, सरकार खर्चा कम करेगी तो सरकार पीएसयूज को पैसा नहीं देगी, पीएसयूज को पैसा नहीं मिलेगा वो कटौती करेंगे। आप कटौती कहाँ करोगे? सबसे पहले आप खर्चे नहीं करोगे, एक्सपेंशन नहीं करोगे। तो पीएसयूज आर नॉट अ लिंक ऑन एनीथिंग एल्स, पीएसयूज आर कंप्लीट लिंक ऑन इकॉनमी। मिसाल के तौर पर जब इकॉनमी धीमी चलती है तो आपका जो रोज़मर्रा की कंपनियाँ वो इतनी ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होती है। जैसे एफएमसीजी कंपनी हो गई, स्टेपल कंपनीज हो गई, उनमें इतना असर नहीं आता। ग्रोथ कम होती है मगर ग्रोथ ठप नहीं हो जाती है। पीएसयूज़ में मैंने देखा है जब इकॉनमी अच्छी चलती है ग्रोथ एकदम कहते हैं ना छप्पर फाड़ करके आती है। और जब ये इकॉनमी नीचे चलती है, जहाँ पे सरकार को फिजिकल डेफिसिट की कंसर्न आती है, सरकार को लगता है कि आने समय में हमें कटौती करनी है, वहाँ पर पीएसयूज़ की अर्निंग्स ठप हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पावर क्षेत्र में कितनी अभी और पावर है आगे बढ़ने की? पावर क्षेत्रों को लेकर के 2 ट्रेड्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म ट्रेड, एक है नियर टर्म ट्रेड। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है वो है आपको माइग्रेशन ईवी की, सोलर टू विंड, थर्मल टू सोलर एंड विंड, ये होने वाला है। ओके, थर्मल टू सोलर टू विंड। ओके। तो जो आज आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर वो आप कोयले से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जी। क्योंकि आप हिस्टोरिकली कोयले से एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जी। कोयला निकाला आपने, उसको अपने पावर प्लांट में लाए, कोयले को जलाया गया, भाप बनी, भाप से टरबाइन हिलती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। पुराना मॉडल है मगर वह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल नहीं है। अच्छा। आपके पास कोयले और गैस और जो ऑयल है उसकी जो वो है इनपुट और जो आउटपुट है वो लिमिटेड है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एकदम भी नहीं है जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में थीम 10, 12, 15 साल तक नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में है चलेगा बिकॉज कारगिल जो वॉर हुई थी आपकी यूक्रेन और रशिया की, उसके बाद सबको समझ में आ गया कि भाई किसी ने थर्मल में कैपेसिटी ऐड नहीं करी है। थर्मल कैपेसिटी को लगाना ईजी है और उसको चलाना फटाफट हो जाता है। आपने प्लांट लगाया और आपके पास कोयला है तो आप जल्दी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में क्योंकि बिजली की डिमांड आ रही है, थर्मल कैपेसिटी डिमांड अच्छी रहेगी। तो उस समय में अगर आप देखें तो एनटीपीसी, बीएचईएल या स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे।
अब लंबे समय की बात करें तो एनर्जी ट्रांसमिशन में सब कंपनीज नहीं बचेंगी। जैसे टाटा पावर एनर्जी ट्रांसमिशन थर्मल एक्सपैंड नहीं कर रहा है, सोलर में एक्सपैंड कर रहा है, तो उन कंपनियों पे लॉन्ग टर्म पे नज़र रखें जहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, मगर उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ आने में 2 से 3 साल लगेगा, बिकॉज थर्मल कम होगा, सोलर ऊपर होगा। ये ट्रांजिशन में एक बिजनेस कम होगा, एक बिजनेस बढ़ेगा, तो ग्रोथ नहीं आएगी। मगर जब ये आपका नया बिजनेस पुराने बिजनेस से ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रोथ दिखेगी। एनटीपीसी और दूसरी कंपनीज में क्या है जी, आप थर्मल कैपेसिटी ऐड पे ऐड करे जा रहे हो तो ग्रोथ यूँ दिख रही है आपको, मगर यहाँ पर उल्टा होगा। तो 3 साल तक या 4 साल के बाद मुझे लगता है कि जिस वजह से हम एनवायरनमेंट चेंजेस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि थर्मल प्रोडक्शन को लेकर के सरकार ग्लोबली, लोकली और ग्लोबली काफ़ी नई गाइडलाइंस लाएंगी। और इसीलिए हम इन स्टॉक्स को फिलहाल खरीदने लायक कीमत पर देख रहे हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपको 2 चीज़ों पे कॉल लेना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, फिर आपके और पावर में थीम्स हैं। अच्छा, पावर जनरेट होने के बाद क्या होता है, पावर जनरेट होने के बाद आप उसको ट्रांसफार्मर लगता है, तो ट्रांसफार्मर की कंपनीज देखिए। ट्रांसफार्मर होने के बाद आप पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन टावर होता है। ट्रांसमिशन टावर से ट्रांसमिट कैसे होता है, वायर से होता है। फिर वो हाई स्ट्रेंथ वायर से लो स्ट्रेंथ वायर में आते हैं। आने से पहले छोटा ट्रांसफार्मर लगता है, वो कुछ कंपनियां बनाती हैं। उसके बाद जब वो घर में आता है, आपके घर के अंदर मीटर्स लगते हैं, जो सिंगल मीटर की सरकार बात कर रही है। उसके बाद वो आपके घर की बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी में आता है, वो एकदम पतला वायर लगता है। फिर आपका पंखा चलता है, वहाँ पर वायर लगता है। अब आपको गर्मी मिलने लगी, अब आपको गर्मी लग रही है, एयर कंडीशनिंग की आपकी डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, एसी की डिमांड आएगी। हाँ। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस पूरे क्षेत्र में कंफर्टेबल। आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपको जंक फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों मिलते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स, प्रोसेस फूड एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। मैं बता रहा हूँ जी, अभी बुफे लगा हुआ है और जिसमें खाना अभी फ्रेश है। हाँ। कुछ भी खाएं तो आपकी सेहत और आपके टेस्ट बड का है वो असर। खाने से मुझे याद आया, गर्मी बहुत बढ़ गई, तो आपने अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन की है? लिक्विड ज़्यादा? लिक्विड ज़्यादा हमेशा वही रहता है। अवॉइड शुगर, अवॉइड ऑयल, वो टिपिकल चीज़ होती है। पर इस साल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इसका मैं ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 35% ग्रोथ आ रही है। हम विजय सेल से बात कर रहे थे, नई ग्रोथ आ रही है। देखिए हिंदुस्तान में हम पहले क्या बोलते थे, 24/7 बिजली। तो उसका पहले मतलब क्या था, 7 दिन में 24 घंटा। अब हम कह रहे हैं कि आपको 7 दिन में 24 घंटा पहले बिजली मिलती थी, मगर अब जो पावर है ट्रू स्पिरिट में 24/7 है, बिजली नहीं जा रही है। तो अगर आप एक एसी लगाते हैं तो आप एक शो पीस नहीं लगा रहे। बिल्कुल, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप चला सकते हैं। अब वो कंफर्ट चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट प्रोग्रेस इज। भाई प्रोग्रेस होती है तभी हम ग्रो करते हैं। तो प्रोग्रेस में आपको गर्मी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जब तीनों चीज़ आ जाती हैं तो कैटेगरी एक्सपैंड होती है। और चाइना से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इंडिया की कैटेगरीज में एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन्स, इनके अंदर बहुत स्कोप है। देखिए छोटी छोटी प्रोडक्टिविटी चीज़ें हैं, जैसे आप एक वर्किंग वुमेन की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी गेनर फॉर एनी वुमेन्स लाइफ हैज़ बीन वॉशिंग मशीन। आप 1 से 1.5 घंटा बचा सकते हैं। बिल्कुल। आपने जब वो बचाया, प्रोडक्टिव इनपुट सोसाइटी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले प्रोडक्टिव इनपुट नहीं था, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि द अमाउंट इन विच यू कैन स्पेंड योर टाइम इज़ वेरी डिफरेंट। सो इट इज़ ह्यूज प्रोडक्टिविटी गेनर। तो ये प्रोडक्टिविटी गेनर अब हम देख रहे हैं एज वी ग्रो हायर इज बिकमिंग हायर। बिल्कुल। अब ऑटो क्षेत्र को लेकर आपको क्या क्या थीम्स नजर आ रही हैं? यहाँ पर ईवी की कहानी कितनी बुलंद है और क्या ये मौजूदा ट्रेंड है पकड़ने लायक इसको? देखिए ईवी की कहानी मेरे हिसाब से मार्केट खेल चुका है। हाँ, इसके अंदर ऐसा कुछ नया नहीं है कि जिसको देख करके हमें लगे कि नया कुछ होने वाला है। अच्छा। मेरा यह मानना है कि ईवी एक एवरग्रीन थीम है। हाँ, और ईवी चाइना के डेटा को अगर हम देखें तो चाइना में 25% है, इंडिया में 2.5-3% है। सो द माइग्रेशन ईवी का होगा बहुत ज़्यादा अभी ऊपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर रुकने वाला नहीं है वो। तो पर मार्केट में नया थीम नहीं है ये, तो इसके अंदर इंक्रीमेंटल अब देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी बड़ी बन के निकलती है। क्योंकि अभी वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या टेस्ला इंडिया में आ जाएगा। हाँ, थोड़े से इंफ्रा को लेकर भी प्रॉब्लम है उसके। तो उसके अंदर लेकर के अभी थोड़ा कंफ्यूजन, मगर ईवी बड़ा होगा। मगर ईवी के अंदर कोई बोले कि नया थीम है, वो अभी नहीं दिख रहा है। आप हमेशा चर्चा में एक डार्क हॉर्स पकड़ के लेकर आते हैं, तो अब की बार इस तरह के बाजार में क्या है आपके मुताबिक डार्क हॉर्स? देखिए इस समय मार्केट के अंदर आपको, मुझे शॉर्ट टर्म में समस्या नहीं लगती है, मगर इलेक्शन के बाद वॉलेटिलिटी लगती है।
तो आपको आपके पोर्टफोलियो में नया कुछ ऐड करना है तो अगर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म में मोमेंटम की साइड जा रहा हूँ, बिकॉज 40-45 डेज मार्केट्स में बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आई सेड। उसके बाद मार्केट के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, वॉलेटाइल हो सकते हैं। उसके बाद नई कैबिनेट आएगी, हमें नहीं पता क्या कैबिनेट हो सकती है, कौन किसको क्या पद मिलेगा। तीसरा फिर बजट आएगा जिसमें मार्केट के अंदर फिर वो खुसफुस चालू हो जाएगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो खुसफुस चालू हो जाएगी। टैक्स आता तो मार्केट नीचे जाएगा, ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्या उस समय लेना चाहिए, क्या उसके पहले लेना चाहिए? तो मार्केट सस्ते नहीं है। इस मार्केट के अंदर अगर आप 20% तक की वॉलेटिलिटी या 20% का प्राइस ड्रॉप अगर आप नहीं सहन कर सकते हैं तो इस समय मार्केट में निवेश ना करें। तो डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से यह चुनने का समय नहीं है, मगर अगर हम कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मुझे इन जनरल लगता है कि एकदम कॉन्ट्रेरियन बेट अगर आपको लेनी है तो, हालांकि मैंने बोला नहीं है कभी, पर मुझे लगता है कि कंज्यूमर स्टेपल्स क्या हुआ है आपके, मैं डाबर के नंबर देख रहा था, बेहतरीन नंबर। रूरल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है, तो ये कहानी वापस आ गई रूरल की, मतलब। लेकिन सभी एफएमसीजी के लिए नहीं आई है सर। नहीं, सब में नहीं आई है। क्या होता है जी, कुछ कंपनीज होती हैं जो मार्केट शेयर गेन कर लेती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेनिट्रेशन कम होते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंज्यूमर, आप देखिए जो ऐसी कैटेगरीज में जा रहा है जहाँ की पेनिट्रेशन लेवल कम है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे टाटा केमिकल मखानों में आ गया, अब आप बोलेंगे जी मखाने, जी हाँ 2000 करोड़ का मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी ग्लोबल ब्रांड उसके अंदर नहीं है। मैं देख रहा था वो अरोमा ऑयल में आ चुके हैं, वो ऐसी कैटेगरीज में आ रहे हैं। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 2 ही कॉफ़ी प्लेयर हैं, आपका नेस्कैफे और आपका HUL का ब्रू। तीसरा ब्रांड ही नहीं। इतना बड़ा कॉफ़ी मार्केट, केवल 2 बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं, तो उसमें आ रहा है वो। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज कर रही हैं। जैसे टाटा कंज्यूमर आपको मैंने बताया, वो HUL नहीं कर रहा है। HUL वहीं टिका हुआ है, इसलिए वह स्लो हो रहा है। डाबर ने करा है तो हम वॉल्यूम नंबर देख रहे हैं। मैरिको ट्राई कर रहा है। तो हर FMCG कंपनी के अंदर हम देख रहे हैं कि नयापन कहाँ पर है, कैटेगरी पेनिट्रेशन क्या है। देखिए कुछ कैटेगरीज में ना पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उनके अंदर मुझे नहीं लगता उम्मीद है कुछ भी। HUL की जितनी भी बड़ी कैटेगरीज में पेनिट्रेशन हो चुका है। तो HUL के अंदर आप क्या करते हैं, सपोज आप एग्जांपल मैं देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। यार आप बोलेंगे सर्फ एक्सेल प्लस, सर्फ एक्सेल लिक्विड, सर्फ एक्सेल टैबलेट, सर्फ एक्सेल समथिंग एल्स, तो आप कंज्यूमर को कन्वीनियंस और टाइम सेविंग की वजह से उसी ब्रांड को अपग्रेड कर रहे हैं, पर नया कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो कपड़ा धोआ जा रहा है ना। पर्पस इज, भले वो शैम्पू हो, भले वो रॉ वॉशिंग पाउडर हो, या फिर मशीन का वॉशिंग पाउडर हो, या फिर टैबलेट हो, या फिर और कुछ हो, मुझे पता नहीं और नया क्या है, पर पर्पस वही है। डिफरेंस है प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डिफरेंस है कि आपका टाइम बच रहा है, उस टाइम का आप प्रीमियम देते हैं। तो HUL जैसी कंपनी वो गेम है। मगर टाटा कंज्यूमर जैसा एग्जांपल हम रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। आप उसके अंदर कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं, आप ऐसी कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं जो कि अरे ये तो अनऑर्गेनाइज थी। टाइटन ने कैटेगरी ऐड करी, ज्वेलरी, बिल्कुल नेशनल ब्रांड उन्होंने निकाला। आईवेयर में आए अभी वो। इंडिया में आईवेयर का कोई बड़ा नेशनल ब्रांड नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जो चश्मे बनते थे, जो वो दयाल चाचा या फिर अग्रवाल चाचा, पड़ोसी वाले चाचा बनाते थे, वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल ब्रांड है। परफ्यूम के ब्रांड्स नहीं है। तो यह सब जो FMCG कंपनी, उनमें ग्रोथ अच्छी है। तो मेरे ख्याल से इनोवेशन एक की है जो इनको ध्यान देना चाहिए। पेनिट्रेशन एंड रीच इज नो लॉन्गर द एडवांटेज। दूसरा, उन कैटेगरीज पे ध्यान रखिए जहाँ पे क्विक कॉमर्स से गेन आता है। अच्छा, आज आपको रात बेरात कुछ भी सामान मंगाना हो, बेसिक बुनियादी नीड, कुछ कंपनीज हैं जो सर्विसेज देती हैं, उनसे आप ले सकते हैं। उन कैटेगरीज के अंदर ग्रोथ आ रही है। अब नेस्ले के नंबर देखिए, टाटा कंज्यूमर के नंबर देखिए, अब उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि हमारा क्विक कॉमर्स कितना ग्रो कर रहा है। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन समय हमेशा की तरह खत्म हो गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस समझाइश के जरिए आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो में बदलाव अगर लाना चाहें तो आपके लिए ये चर्चा मददगार रही होगी। और जाते जाते आपका वीकेंड प्लान जो मैं हमेशा से आपको पूछती आई हूँ, अभी भी पूछूंगी। गर्मी का समय है, छुट्टी मेरे ख्याल से आप ले तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहाँ जाइएगा, कुछ प्लान है? घर पे रहिए। हाँ, घर पे रहिए। हेल्थ का ध्यान रखिए बहुत ज्यादा। इलेक्शन आने वाले हैं, और वोट डालने की तैयारी, वोट डालने की तैयारी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अपनी सेहत का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कैसा लगा आपको हमारा ये आज का एपिसोड, जरूर बताइएगा। खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप हमें बहुत देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी कुछ पूछने हो, निकुंज सर से आपको डायरेक्ट किसी स्टॉक पर भी कोई सलाह चाहिए हो, दशा और दिशा जानना चाहते हैं कंपनी की, सवाल छोड़ दीजिए, हम हमारी अगली पेशकश में उसको शामिल करेंगे। धन्यवाद।